2022 का सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी बिगुल बच चुका है, क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव के बाद किसी न किसी वजह से चलते हुए खाली हुई 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। हालांकि माना यह जा रहा था कि उपचुनाव 8 सीटों पर होगा, मगर रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर फिलहाल चुनाव टल गया है। ऐसे में अब सिर्फ 7 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे और इन सीटों पर क्या है समीकरण और राजनीतिक दल क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, इस पर हमारे संवाददाताओं से जानेंगे। तो उपचुनावों का ऐलान हो चुका है। यूं तो 8 सीटों पर ये उपचुनाव होने थे, लेकिन रामपुर की स्वार सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होना है। तो कुल मिलाकर 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हमारे साथ हरेंद्र चौधरी रेजिडेंट एडिटर लखनऊ से जुड़ेंगे, नीरज अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा समीर अली हमारे साथ जुड़ेंगे बुलंदशहर से, और फहीम खान रामपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले सीधे रुख करेंगे अपने रेजिडेंट एडिटर का। आपसे जानना चाहेंगे, बताइए कि 7 सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है। बिहार में जिस दिन फाइनल होगा यानी कि रिजल्ट आएगा उसी दिन सेमीफाइनल का उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आ जाएगा। पार्टियों की कितनी तैयारियां? कुलदीप, देखिए बताना चाहूंगा, जब तारीखों का ऐलान हुआ था उससे पहले ही जब इसकी तैयारियां शुरू की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, तो इस बात को साफ कर दिया था कि बिहार विधानसभा का जो आम चुनाव है उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो 8 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है वो साथ में ही किया जाएगा। हालांकि अब 7 विधानसभा चुनाव की उपचुनाव है, उनकी तारीखों का ऐलान किया गया है। एक जो विधानसभा है रामपुर की स्वार विधानसभा सीट, उस पर अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। उसकी वजह कानूनी और तकनीकी पहलू से अगर इसको समझने की कोशिश करें कुलदीप, तो विधानसभा सचिवालय की तरफ से एक सिफारिश जो है राष्ट्रपति को भेजी गई है और अभी तक उस पर फैसला नहीं किया गया। हालांकि जो उम्मीदें हैं कि 6 साल तक जो अब्दुल्ला आजम खां के जो बेटे हैं और जो स्वार विधानसभा सीट से विधायक थे, हालांकि उनकी सदस्यता जो है रद्द की जा चुकी है, उनको 6 साल के चुनाव से रोकने के लिए, निलंबित करने के लिए सिफारिश जो है विधानसभा सचिवालय की तरफ से की गई। उस पर फैसला न होने की वजह से चुनाव आयोग ने स्वार विधानसभा सीट पे तारीखों का ऐलान नहीं किया है। 7 विधानसभा सीट पे अब चुनाव होने हैं। 3 तारीख को पोलिंग की जाएगी और 10 तारीख को जब बिहार विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उसी दौरान जो 7 विधानसभा के उपचुनाव है उनकी सीटों का रिजल्ट जो उत्तर प्रदेश में घोषित होगा। कुलदीप, जैसा कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 2022 का जो आम जो चुनाव है विधानसभा का, उससे पहले इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा। एक लिटमस टेस्ट जो है बीजेपी के लिए भी कहा जाएगा। 7 में से 6 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुलदीप यही है कि कैसे भी न सिर्फ इन 6 सीटों पे अपना कब्जा बरकरार रहे, बल्कि जो सीट है जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी, जौनपुर की मल्हनी सीट, परंपरागत सीट मानी जाती है, पारसनाथ यादव की बेहद कद्दावर राजनेता वहां से रहे हैं, तो उस पर भी अपना वर्चस्व बीजेपी अपनी कायम कर पाए, अपना जीत दर्ज कर पाए, ये पुरजोर कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से रहेगी। चलिए ठीक है, अब नीरज के पास चलते हैं। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे 6 सीटें ये जो उपचुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, हालांकि 2 सीटें स्वार की सीट भी समाजवादी पार्टी के पास थी, उस पर उपचुनाव अभी बाद में होंगे। ये बताइए कि अब किस तरीके से समीकरण साधे जाएंगे? सबसे ज्यादा स्टेक भारतीय जनता पार्टी का, कितनी उत्साहित नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और खासतौर पर घाटमपुर सीट का भी जिक्र आप करें। जी बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से यहाँ पे अभी तक जो सीटें थी वो सबसे अधिक सीटें जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें बीजेपी के पास थी, तो खास तौर पे ये चीज है कि बीजेपी को ये सभी सीटें जो है बचा के रखनी है। अगर बात की जाए कानपुर की, घाटमपुर विधानसभा की, तो यहाँ से अभी कुछ ही दिन पहले कोरोना से पीड़ित जो यहाँ की प्रदेश सरकार में मंत्री रही हैं कमल रानी वरुण, उनका निधन हुआ था। उसके बाद से ये सीट खाली हुई है। सुरक्षित सीट है ये घाटमपुर विधानसभा की। इस बार कमल रानी वरुण यहाँ पे जीती थी, सपा के प्रत्याशी को उन्होंने हराया हुआ था। आपको बता दें यहाँ पे ये खुद एक घाटमपुर एक तहसील है और अधिकतर जो यहाँ पे वोटर है वो अधिकतर जो वोटर हैं पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, इस कारण ये सुरक्षित सीट भी है। इसके अलावा 3 जो ब्लॉक हैं घाटमपुर, पतारा और भीतरगांव, इन सब की जो विधानसभा में है उनके वोटर हैं वो वोट डालते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे बसपा अभी अपने प्रत्याशी पहले ही घोषित कर चुकी है
उसे तैयारियां भी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी निचले स्तर पे तमाम चीजों को लेकर बूथ की मीटिंगें कर रही है और बूथ के जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां कर रही है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि सभी दल जो हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने जनसभा भी की थी, तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया था, लोकार्पण भी किया था, खासकर घाटमपुर से। तभी से माना जा रहा था कि जो चुनावी रंग है वो साफ तौर पे दिखने लगा है। इस बार भी बीजेपी के लिए यहाँ पे बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि उसकी जो सीट थी और इस सीट को बचाए रखना उनके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए बीजेपी जो है पहले से कमर कस चुकी। कुलदीप, ठीक है, अब चलेंगे बुलंदशहर का रुख करेंगे। समीर अली हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। समीर अली, ये बताइए कि मध्य यूपी में 2, पूर्वी यूपी में 2 सीटें और सबसे ज्यादा वेस्टर्न यूपी में जो सीटें उन पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी उपचुनाव रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो कि उपचुनावों में हिस्सा नहीं लेती थी बहुजन समाज पार्टी, वो भी अपना योगदान करने जा रही है और यहां पर बढ़ चढ़कर लड़ने की तैयारी, और सबसे पहली पार्टी में से जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा भी कर दी है। यहां पर मुस्लिम और दलित कार्ड खुले रूप से चलता है और बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार चाहती है कि खुले तौर पर, और यही वजह कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट यहां घोषित पहले से कर दिए गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसा ही है। जिस तरह से समीकरण रहे हैं अभी तक, बुलंदशहर बड़ा ही ग्राउंडेड रहा है, जातिवाद से कट रहा है। यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो ज्यादा है, 1,10,000 के आसपास जो वोट है वो मुस्लिम है। जिस तरह पिछली बार यहाँ जीते थे, तो कहीं ना कहीं ये आशंका लगाई जा रही है कि बीजेपी का पल्ला बुलंदशहर के अंदर भारी है। तैयारियां बाखूबी चल रही है, सिर्फ इंतजार यही किया जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी अपना कैंडिडेट घोषित करे, जो कार्यकर्ता है वो जो चुनावी रण है वो उस पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं इम्तिहान की तैयारी में जुट जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे रुख करते हैं सीधे रामपुर का। फहीम हमारे साथ, हमारे संवाददाता। फहीम, ये बताइए कि स्वार सीट पर अभी थोड़ा ब्रेकर आ गया है, स्पीड ब्रेकर है, यहां पर अभी चुनाव नहीं होने वाले, वजह क्या है इसकी? जी देखिए कुलदीप, ये जो स्वार विधानसभा सीट का तारीखों की ऐलान नहीं हुआ है, इसको कई चीजों में समझना होगा। सबसे पहली बात यह है कि ये आजम खां के कद्दावर जो कद है, कद्दावर जो उनका जो उनको कद कहेंगे, उनके बेटे का यहाँ निर्वाचन रद्द हुआ है, ये स्वार सीट खाली चल रही है। इस वजह से भी इसको जो है रोका गया है कि हो सकता है कि कानूनी पेचीदगियां जो इसमें ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द किया है और जो सचिवालय की तरफ से, सरकार की तरफ से अब्दुल्ला आजम को डिबार करने की सिफारिश राष्ट्रपति भवन को भेजी गई है, उसमें भी अभी तक गौर नहीं फरमाया गया है। तो इसकी जो पेचीदगियां हैं वो इस तरह से समझनी होंगी कुलदीप, के स्वार को खास तौर से उन 8 विधानसभाओं में छोड़ा गया है जिन पे चुनाव होना था। 7 सीटों का ऐलान कर दिया गया बाकायदा और उनमें चालू हो गया प्रचार। लेकिन स्वार की जो पृष्ठभूमि अगर देखें तो यहाँ सिर्फ 2 सीटों, 2 जो दल हैं उन लोगों ने अपना जो प्रत्याशी था उसका ऐलान किया था। बसपा ने पहले बाजी मारी, फिर कांग्रेस ने ऐलान किया। जो सपा का प्रत्याशी है वो अब्दुल्ला आजम खां और अब उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, वो अभी भी सीतापुर जेल में बंद है। लेकिन जिस तरह से ये स्वार सीट का ऐलान रुका है, उससे सीधा फायदा अब्दुल्ला आजम को होता दिख रहा है, क्योंकि उनके पास वक्त है कि अब वो अपनी जमानत करा ले और उसके बाद में वो फिर स्वार आए और आके अपने लड़ने का ऐलान करे। क्योंकि अभी तक सरकार के या सचिवालय के उस पत्र का राष्ट्रपति भवन ने संज्ञान नहीं लिया है, अब्दुल्ला आजम को डिबार नहीं किया है, जिसमें ये मांग की गई थी कि इनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाए, इनको डिबार किया जाए, इन पे बैन लगाया जाए। तो खास तौर से जो वजह है वो कानूनी पेचीदगियां नजर आती है, जो कि हमारी समझ में आती है। इसके पीछे और भी क्या वजह हो सकती है सरकार की, ये तो अपने आप में एक अलग सवाल है। लेकिन चूंकि सरकार इसका ऐलान नहीं करा सकी है, आयोग ने अपनी तरफ से 7 विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान कर दिया, लेकिन स्वार को रोका है, तो इसकी वजह बहुत ज्यादा खास होगी। क्योंकि 7 विधानसभा जिनमें चुनाव होना है वो एक खबर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर कुलदीप यही है कि आज स्वार विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। इस पे फिलहाल अभी चुनाव नहीं होना है, जिसका सीधा फायदा अब्दुल्ला आजम को होता दिख रहा है। जी कुलदीप, टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते अभी स्वार सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। आपको बता दें, पासपोर्ट का मामला था जिसमें डेट ऑफ बर्थ फर्जी तरीके से लगाए गए थे और चुनावों में पेश किए गए थे नामांकन के दौरान। 2022 का सेमीफाइनल इसका ऐलान कर दिया गया है। 10 नवंबर को सेमीफाइनल के नतीजे भी आ जाएंगे और उसके बाद 2022 में क्या कुछ होने वाला है
ये उपचुनावों के नतीजे से बहुत कुछ पता भी चल जाएगा। अभी सीधे रुख करते हैं उन्नाव का, जहां से अश्विनी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, किसकी हलचल ज्यादा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं, कई तोहफों का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन जो छवि कुलदीप सिंह सेंगर की थी और उसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया, उसके बाद लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है? आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि बात की जाए तो बांगरमऊ विधानसभा जो उन्नाव की है वो पहले भी चर्चा में रही है, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर मामले से हो और उससे पहले भी कई मामले ऐसे आए जो बांगरमऊ से निकल के चर्चा में रही। और अगर चुनाव के इतिहास की बात की जाए 2012 का हो, 14 में भी उन्होंने इतिहास रखा था, जिसके चलते अगर बात की जाए इस बार जो उपचुनाव की डेटें आई हैं तो लगभग इसमें 3 लाख से ज्यादा वहाँ पे वोटर है जो कि अपना मत चुनेगा 3 तारीख को। चुनाव आयोग द्वारा डेट जारी की गई है 3 नवंबर। इसके चलते चर्चाओं में बांगरमऊ तो रहती है। अगर कयास की बात की जाए, यहाँ पर अभी ऐसे दावेदार हैं, लगभग 25 दावेदार ऐसे हैं जो बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए। जी ठीक है, एक बार फिर रुक करते हैं लखनऊ का। हमारे रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। हरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, उपचुनावों में बहुत कुछ दिलचस्प हमने देखा है। पहले हमने लोकसभा के उपचुनाव भी देखे, फूलपुर का देखा, गोरखपुर का देखा, और वहां पर किस तरीके से बीएसपी ने बाहर से समर्थन दिया और समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीत गए। लेकिन उसके बाद फिर हमने 2019 भी देखा, जहां बहुत बड़ा महागठबंधन बना, जिसमें मायावती भी थी और अखिलेश यादव भी थे। लेकिन इतना बड़ा गठबंधन बना, ऐसा लगा कि सारी स्थितियां, सारी सीटें साफ हो जाएंगी, लेकिन वो खुद ही साफ होगा। अब इस चुनाव में सभी अकेले अकेले लड़ रहे हैं, तटस्थ होकर लड़ रहे हैं। इसमें आप क्या देखते हैं, किसका सबसे ज्यादा भला होने वाला है? कुलदीप, देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की अगर जो धारणा है उसको समझने की कोशिश करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी अभी तक विधानसभा के उपचुनाव में अपने किस्मत नहीं आजमाती थी। लेकिन 2019 में हमें याद है कि 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था और उसमें 7 पे बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। जो बीएसपी की जो गढ़ माना जाता था अंबेडकर नगर का, जो जलालपुर जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, और बीजेपी की जो सीट थी जैतपुर, बाराबंकी की जैतपुर सीट थी, वो समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो कुल मिला के 2 सीटों का फायदा उपचुनाव में पिछले साल जो समाजवादी पार्टी को हुआ था, और बीएसपी ने पहली बार जो विधानसभा उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी, अपने उम्मीदवार जो उतारे थे। अब बीएसपी पहले ही फैसला कर चुके हैं, पहले 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, अब 7 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। तो ऐसे में जो तैयारी है सभी राजनीतिक दलों की अपने अपने स्तर पर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी की तैयारियों की अगर बात की जाए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो सभी जो सीटें हैं जहां पे उपचुनाव होना है 7 विधानसभा पे, वहां पे जो प्रभारी मंत्री हैं, उसके अलावा एक और 3 जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी इस बात को लेकर दी गई कि कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल बनाया जाए। साथ ही जो ऐसी विकास योजनाएं, जो विकास कार्य चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले तक वो जो अधूरे हैं उनको पूरा करने की तमाम जो भरसक प्रयास है वो किए जाए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुलदीप, हम सभी ने देखा है कि जो चुनावी जो क्षेत्र है उनका दौरा करने में जुटे हुए हैं और वहां पे तमाम जो विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वो कर रहे हैं, और साथ ही अपनी सरकार के जो उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि बीजेपी खुद इस बात को जानती है कि 2022 का इसको सेमीफाइनल बताया जा रहा है। तो ऐसे में बेहद अहम हो जाता है बीजेपी के लिए न सिर्फ उन 6 सीटें जो इसके खाते में पहले से दर्ज है उन पे जीत बरकरार रखना, बल्कि जो एक सीट है जौनपुर की मल्हनी सीट, उस पर भी अपना वर्चस्व कायम रखें। ये अपने आप में बेहद अहम हो जाएगा और इसको लेकर तमाम जो सियासी दलों की तैयारियां वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी ठीक है, नीरज का रुख करेंगे कानपुर से। नीरज, आपसे ये समझना चाहेंगे, ये बताइए कि बीजेपी को कितना बड़ा चैलेंज है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में? अभी हाल फिलहाल के दिनों में कोरोना की बात कर ली जाए या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लोग सड़कों पर भी आ रहे थे, या खासतौर पर मुख्तलिफ पार्टियां, मुख्य विपक्षी पार्टियां। इन सभी चैलेंजेस के बीच बीजेपी का रास्ता कितना आसान लगता है आपको? देखिए कुलदीप, आपको बता दूं कि अभी जो ये सीट थी यहाँ पे कमल रानी वरुण जिस पे जीती थी, जिनके निधन के बाद ये चुनाव अब हो रहा है, उपचुनाव, तो इसके पहले यहाँ पे इस विधानसभा में आमतौर पे बीएसपी और सपा की लड़ाई ही देखी जाती थी। पिछले चुनाव में ही यहाँ पे बीजेपी जीती है। अब की जो स्थितियां हैं उन तमाम चीजों को देखते हुए जो अन्य दलों के नेता हैं वो काफी उत्साहित है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से
प्रदेश में अपराध पनप रहा है और किस तरीके से सरकार जो है फेल साबित हुई है, चाहे कोरोना काल में हो चाहे अन्य चीजों में लेके, तो उसको लेकर वो साफ तौर पे उनका मानना है कि वो इस बार अच्छा और बेहतर चुनाव लड़के वो जीतेंगे। इन तमाम चीजों को लेके वो लगातार, चूंकि ये ग्रामीण सीट है तो वहां पे भी सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है, टीमें बनाई गई हैं, तमाम जो जगह पे जो केसेस हो रहे हैं सरकार की जिनसे भत पिट रही है, उन तमाम चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही ताकि उनको बताया जा सके कि किस तरीके का यहाँ पे प्रदेश में राज्य है। इन तमाम चीजों को लेके जो विपक्षी दल है वो काफी कमर कसे हुए हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं कि वो इस बार बीजेपी को यहाँ पे पटकनी देंगे। जी चलिए ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल फहीम खान का रुख करेंगे। फहीम खान, आपसे ये समझना चाहेंगे, ये बताइए कि 2019 के चुनावों का अगर जिक्र किया जाए, बात की जाए, तो जो मुरादाबाद मंडल है उसमें लोकसभा सीटों पर किसका कब्जा रहा था, किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यहां अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला था और उसी मंडल में बहुत सी सीटें आती है, नौखामा सीट आती है, या फिर वेस्ट यूपी की बात की जाए, बुलंदशहर की कोई सीट। इन सीटों पर अब किसके समीकरण सबसे ज्यादा सधे हुए लगते हैं आपको? जी देखिए कुलदीप, अगर आपको लोकसभा चुनाव से समझना है तो आपको बता दूं कि ये मंडल अकेला 3 लोकसभा चुनाव की सीटें देने वाला समाजवादी पार्टी को ये मुरादाबाद मंडल है। इस मुरादाबाद मंडल के अंदर, जैसे कि इस वक्त रामपुर से आप रिपोर्ट ले रहे हैं, तो मैं रामपुर के अगर थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, 2017 को अगर आप देखें तो भाजपा ने पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराया था, लेकिन रामपुर के अंदर उसका जो विजय रथ था वो रोका था आजम खान ने। आजम खान की जो छवि है यहाँ पर वो अपने आप में एक बादशाहत वाली है कि उनके रथ को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह से जय प्रदा की पूरी ताकत लगाने के बाद सरकार की हराया था, उसके बाद उससे पहले उन्होंने अब्दुल्ला आजम खान जो अपने बेटे विधायक थे सुहा टांडा के 50,000 वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा के भेजा था और रामपुर के अंदर 3 विधानसभा सीटों को उस वक्त जीता था जब पूरे प्रदेश में भाजपा की बयार थी, भाजपा का परचम लहरा रहा था और भाजपा का वर्चस्व कायम हुआ था। चलिए ठीक है, आपको रोकेंगे। उन्नाव का रुख करेंगे। अश्विनी अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीटों में से बांगर मऊ भी है, क्योंकि यहां पर इस सीट को रिटेन भी करना है भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि एक ऐसे कैंडिडेट को उतारना है जिसकी बहुत ज्यादा अच्छी छवि हो, ताकि जो पिछला बहुत बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगा है बांगर मऊ में, एक छवि जो पूरी तरीके से खराब हुई है, उस छवि को भी नए सिरे से बनाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जहां पे अगर एक तरफ उनको प्रत्याशी चुनना है, वहीं तरफ दूसरी तरफ एक छवि की बात सामने आ रही है। इन चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव करेगी, अपना प्रत्याशी का चुनाव करेगी। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस से प्रत्याशी चुनाव से बांगर मौजूद है, आरती वाजपेयी को चुना गया है और उनकी टक्कर में लेने के लिए, और अगर कास्ट की अगर बात करें जो लगाए जा रहे हैं, जहां तक कि हो सकता है कि ममता दावेदारी कर रही है और भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, मगर फिर भी सवाल वही उठता है, कहीं ना कहीं साफ छवि का ऐसा प्रत्याशी हो जो कि बीजेपी को। ठीक है, कानपुर का रुख करते हैं। कानपुर का रुख करते हैं। आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही और यहां पर भी नीरज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे ये समझना चाहेंगे, हमने जो जिक्र किया उन्नाव का, बांगर मऊ सीट का भी जिक्र किया, आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरीके से दुराचारी, ऑपरेशन दुराचारी को लेकर यहां सख्त होती योगी सरकार नजर आ रही थी, मैसेज भी देना चाहती थी, और ठीक उपचुनावों से पहले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह कर दिया कि जो दोषी करार दिए जा चुके हैं उनके पोस्टर्स आजमगढ़ में चस्पा कर दिए। यानी कि बांगर मऊ से जो विधायक थे जो दोषी करार दे दिए गए, उनके पोस्टर चस्पा कर दिए गए, लेकिन पुलिस ने उनको हटवा दिया। यहां तक कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी। इसका क्या उल्टा मैसेज नहीं जाएगा? जी बिल्कुल कुलदीप, बीजेपी को खास तौर पे यह ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से वो ऐसे मामलों को लेकर सख्त हो रही है और तमाम जो कानून है और तमाम जो नियमावली है उनको ला रही है, तो साफ तौर पे है जो भी प्रत्याशी बीजेपी से आए, खास तौर पर उन्नाव की सीट पे, तो वो बिल्कुल साफ सुथरी छवि के हों, क्योंकि जिस तरीके की चीजें आरोप प्रत्यारोप और तमाम चीजें से पहले देखने को मिली है, तो उन सभी चीजों से बचाव करते हुए बीजेपी के लिए यह अहम होगा कि जो प्रत्याशी है उसकी छवि जो है साफ सुथरी तो कम से कम हो, ताकि इन चीजों से और इन जो आरोपों जो अभी तक लगते चले आए हैं इनसे उसको मुक्ति मिल सके और साफ तौर पे साफ प्रत्याशी जो है
विकास कार्यों को लेकर और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है उसको लेकर और उनकी उपलब्धियों को लेकर चुनाव लड़ सके। जी चलिए ठीक है, एक बार फिर अपने रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र का रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। हरेंद्र, अब आपसे ओवरऑल जानना चाहेंगे उपचुनावों से पहले किस किस टीम में कितनी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उससे पहले यह आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अब कोई गठबंधन भी नहीं होना है, किसी पार्टी में कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा, लगभग ये तय है क्योंकि अब से कुछ दिनों में सभी जो पार्टियां अपने कैंडिडेट की लिस्ट भी घोषित कर देंगी। मुझे ये बताइए कि अब किस पार्टी के लिए कितना आसान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव देखा और जिस तरीके से वो पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है, और इस बीच में कोरोना, लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारी चीजें, तो एडवांटेज ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या डिसएडवांटेज अब ज्यादा कुछ दिखाई पड़ते हुए? कुलदीप, देखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अब ये साफ हो गया, ये बताना चाहूंगा कि अब सभी जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, अकेले ही इस चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं, अपने जो दावेदार हैं उनको घोषित करने जा रही हैं। देखिए, मुद्दों का चुनाव है, 2022 का सेमीफाइनल, तो जाहिर सी बात है कि जो मौजूदा जो सियासी मुद्दे हैं वो इस उपचुनाव में भी हावी रहेंगे, चाहे वो बेरोजगार और युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के बिल से जुड़ा मुद्दा हो, मजदूरों की समस्या हो। सबसे ज्यादा अहम कुलदीप इस पूरे उपचुनाव में जो मुद्दा हावी रहेगा वो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का मुद्दा। हालिया जिस तरह से घटनाक्रम हुए हैं उसको देखते हुए जो समूचा जो विपक्ष है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, सरकार के ऊपर इस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी 3.5 साल की सरकार हो चुकी है, कानून व्यवस्था के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। और एक और अहम बात कुलदीप, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी भी ये आरोप जो है 3.5 साल बाद बीजेपी की सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है कि 3.5 साल बाद पूरे होने के बाद भी विकास कार्यों के नाम पर, उपलब्धि के नाम पर उनका खुद का कुछ नहीं है। अभी जो शिलान्यास अखिलेश यादव की तरफ से किए गए थे उन्हीं का लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो एक बड़ा आरोप, एक बड़ा हमला समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो साबित होने जा रहा है, कानून व्यवस्था, किसानों से जुड़ा मुद्दा है जो इस उपचुनाव के दौरान हावी होगा। अब जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज अश्विनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीर अली आपका और फहीम खान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां सबसे हावी जो मुद्दा होने वाला है वो कानून व्यवस्था को लेकर ही होने वाला है, ये कहा हमारे रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी ने। लेकिन यहां समझना यह भी बड़ा जरूरी है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो मुद्दा हावी होने वाला है उसमें सबसे ज्यादा यह भी बात निकलकर सामने आती है कि योगी आदित्यनाथ की ही छवि सबसे सख्त मानी जाती है अपराधियों को काबू करने के लिए, और उन्हीं के द्वारा अभी कानून व्यवस्था जो है डगमगाई हुई है। ऐसे में जनता यकीनन पशोपेश में होगी। तो अब देखना होगा 3 नवंबर को जनता किसके पक्ष में मतदान देती है और सेमीफाइनल आखिरकार जीत किसकी झोली में जाती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अब बने रहिए R9 TV के साथ सिर्फ खबर के लिए।